नमस्ते दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका माय एफएम के जयपुर रेडियो स्टेशन से, जो स्टूडियो हमारा, यहां से मैं आपके साथ में लाइव जुड़ा हूं। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्तिक, जो आपको हर सोमवार को कहानियां सुनाता है और हर शुक्रवार को भी कोशिश करता हूं लर्निंग सीरीज के माध्यम से कुछ न कुछ नया आप तक पहुंचाने की। तो इस बार की लर्निंग सीरीज कल ही आ चुकी है, क्योंकि कल भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी थी। तो कल ही हमने आपको बताया कि उनकी लीलाओं से, उनकी जो कथाएं हैं, उनसे क्या बड़ी लर्निंग जो हमें मिलती है। आज का ये जो फेसबुक लाइव होने जा रहा है, ये बहुत ही स्पेशल लाइव है और मुझे लगता है कि इस लाइव को सभी को देखना चाहिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके अगर आप पेरेंट्स हैं, आप माता पिता हैं, तो आपको तो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्पेशल मेहमान से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और जब भी बातचीत होती है जीवन के संघर्षों की, जीवन की बहुत सारी चुनौतियों की, तो मैं यही कहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। एक दूसरे की टांग खींचने की जगह एक दूसरे का हाथ खींचना चाहिए, बात करनी चाहिए, जो प्रेम का भाव है उसे बढ़ाते चलना चाहिए। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और आपके पास में कोई भी सवाल हो तो आप अवश्य भेजिएगा। मैं अक्सर कहता हूं किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, तो एक कमाल की बात पहले आपको सुना देते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। और कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल वो पहला कदम जरूरी है। तो लाइफ में घबराना नहीं है, आपको चुनौतियों को भी स्वीकार करना है और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। थैंक यू सो मच। आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज का जो टॉपिक इस फेसबुक लाइव का है और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर अजय गोयनका हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर से। और हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे हैं उनकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। बच्चों की जिंदगी में किस किस तरीके की समस्याएं हैं जो कि आती हैं और कई बार वो कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स जो है वो रीच आउट नहीं कर पाते हैं सही एक्सपर्ट तक। तो आज के इस लाइव में बहुत सारी बातें होंगी, डिटेल में आपको एक टॉपिक समझ में आएगा जिसमें हम जो हमारे किड्स हैं उनकी उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जिनसे मैं आपको मुलाकात करवा रहा हूं, बिना देरी के आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में विराजमान है डॉक्टर अजय गोयनका साहब। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सर जो है 10-12 साल अमेरिका में भी रहे हैं, वहां पर भी एज एन एक्सपर्ट इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं और आज हमारे साथ में यहाँ जुड़े हैं। ये जिस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, जहां सीनियर कंसल्टेंट बन चुके हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, ये सर बड़ा कम सुनने को मिलता है और बहुत जो है इसके एक्सपर्ट भी बहुत कम है। तो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है जिसको आप हेड कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार, थैंक यू कार्तिक जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू। सो हेलो जयपुर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग इट। सो जैसे सर ने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर अजय गोयनका है, मैं चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो पहले समझते हैं कि चाइल्ड न्यूरोलॉजी क्या होती है। तो चाइल्ड न्यूरोलॉजी एक ब्रांच है जो बच्चों को समझती है, न्यूबॉर्न से लेकर 18 साल तक के बच्चों के बीमारियों को, स्ट्रेस को, तनाव को और समस्याओं को, स्लीप से रिलेटेड समस्याओं को, दौरों से। तो एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच है जो बच्चों को हेल्प करती है जब से वो पैदा होते हैं तब तक वो अपने 18 साल तक की उम्र तक अपने एक एडल्ट ब्रेन डेवलप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, क्योंकि जब बच्चे का विकास होता है तो दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है शरीर का एक, तो उसका सही विकास हो पाना बहुत बहुत जरूरी है। और बहुत फैक्टर हैं जो इस पे रोल प्ले करते हैं, जैसा सही न्यूट्रिशन जिसका हम सब जानते हैं, सही मात्रा में स्लीप या नींद की पूरी हो पाना, घर से प्यार मिल पाना, समझ पाना, तनाव का कम हो पाना, स्कूल में सही एनवायरनमेंट मिल पाना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंश्योर करती है कि बच्चा एक न्यूबॉर्न से एक हेल्दी एडल्ट कैसे बन पाए। राइट। एक सवाल यहाँ पर आया है, मैं शुरुआत में ही पूछ लेता हूँ। कल्पना जी पूछना चाह रही है कि बच्चों की जिद को कैसे हैंडल किया जाए सर, क्योंकि जिद्दी बहुत होते हैं बच्चे। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं अमेरिका में था तो सबसे कॉमन जो सवाल मेरे से पूछा जाता था, फ्रेंड्स, फैमिलीज या फ्रेंड के रिलेटिव जो मेरे से पूछते थे, यही सवाल होता था। या भी आज भी कभी शादी या बर्थडे पार्टी में जाता हूँ तो सबसे कॉमन यही सवाल होता है कि बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, रैंक अच्छी नहीं आती बाकी बच्चों के मुकाबले, जिद्दी बहुत है, हमारी बात नहीं मानता, सोता नहीं है, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, या कोई जगह कहते हैं कि 6th स्टैंडर्ड तक तो एकदम भगवान का रूप था और 7th में आते एकदम शैतान का रूप हो गया है। तो क्या कर सकते हैं? तो मैं उन सबको यही कहता था कि सबसे पहले बहुत जरूरी है कि इसका कारण समझ पाना, कि किस कारण से ये है। एक बार यदि अपने को कारण समझ में आया तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो जाता है। बच्चों के दिमाग भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समय लगता है कि समझने में कि उनकी क्या समस्या है। हर चीज बच्चा जिद के लिए या हर चीज मनमानी के लिए नहीं करता। बहुत सारी समस्याएं या प्रॉब्लम्स हैं जिनको ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो कि सडन मूड और बिहेवियर चेंजेस से प्रेजेंट करती हैं।
तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो एक जरूरत है कि एक इवेल्युएट करें बच्चे को स्टार्टिंग से कि बच्चे को क्या समस्या आ रही है, किस कारण से वो जिद कर रहा है। आपने जो मैं सवाल भी पूछना रहा था उस सवाल का जवाब यहीं पर ही दिया। एक सवाल और कॉमन जो है, दो तीन लोगों ने पूछ लिया, हर्ष जी भी पूछ रहे हैं कि जो फोन एडिक्शन की प्रॉब्लम होगी बच्चों की, उसको कैसे दूर किया जा सकता है सर, जो एक फोन एडिक्शन भी प्रॉब्लम बनती जा रही है। डेफिनेटली फोन एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। अपन देखते हैं रेस्टोरेंट में या घर पे या स्कूल में बच्चे फोन से लेते हैं, आपस में बात नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते, डेफिनेटली डेवलपमेंट बहुत इम्पेयर्ड होता जा रहा है। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के रिकमेंडेशंस हैं कि एक दिन में 2 घंटा मैक्सिमम स्क्रीन टाइम इंक्लूडिंग कंप्यूटर स्क्रीन सब कुछ मिला के 2 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। कैसे रोकें इसको, कैसे छुड़ाएं, एक क्रिएटिव बनाना पड़ेगा अपने को। किसी भी चीज समस्या की अपन बात करते हैं तो उसका 2 तरीके होते हैं उसको ठीक करने के। एक कहा जाता है पॉजिटिव री और एक होता है नेगेटिव री। पॉजिटिव का मतलब आपने एक अच्छा काम किया तो आपको उसका इनाम मिलेगा, राइट। नेगेटिव री का मतलब आपने गंदा काम किया तो मम्मी आपको एक थप्पड़ मार देंगी। तो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, नेगेटिव री कभी काम नहीं करता। बच्चे पे चिल्लाना, हाथ उठाना, डांटना, ये चीजें लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती। आपको एक नया तरीका, एक पॉजिटिव री ही ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से वो चीज की समस्या को सुधारा जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। कोविड का समय था, मैं यूएस में था, तो बहुत ज्यादा फोन एडिक्शन मुझे भी होने लग गया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। घर आता था, फोन पे लग जाता था, वाइफ भी चिड़चिड़ी होने लग गई, मैं भी चिड़चिड़ा होने लग गया। तो हमने खुद नहीं सोचा कि हाँ ये सही नहीं जा रहा है, मतलब दिस इज नॉट गोइंग राइट, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपस में लड़ने से या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से काम नहीं चलेगा। तो हमने एक प्रैक्टिकल और एक मजाकिया चीज स्टार्ट की। जैसे यूएस में कोई बाइया नहीं होती, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो जैसे मैं हॉस्पिटल से आता था शाम को 5 बजे, अपना फोन और अपना वाइफ का फोन दोनों किचन काउंटर पे रख देते थे। शर्त थी ये कि जो पहले अपना फोन उठाएगा उसको सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। सो इट वर्कड सो वेल कि धीरे धीरे करके अपने आप कौन बर्तन धोएगा, छोड़ो फोन को कौन हाथ लगाएगा। तो आपने कितनी बार धोए? आप हारे कि जीते ये बताओ। कई बार हारे, पर हारने भी एक तरह से मजा आने लग गया। फिर जब ठीक है रात के 10 बज जाते थे तो होता था कि दोनों मिलके धोएंगे। सो इट बिकम्स अ फन एक्टिविटी। सो दिस इज बिकम्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्रिएटिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिव तरीके से पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं उस चीज को। तो बहुत जरूरी है, डांटना मारना जिद्दी है तो समझें कि क्यों कारण है और उसका एक पॉजिटिव तरीका ढूंढे कि किस तरह से खेल खेल के अंदर एक अच्छी चीज उससे निकल के आए। राइट। क्या कारण होते हैं लेकिन सर जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं? बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, बात नहीं मानता है। जैसा आप कह रहे हैं कि 6th क्लास तक तो बच्चा बहुत स्वीट था, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन अचानक से वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, इरिटेट होने लगता है। तो अपन बात करेंगे सारा डेटा बेस्ड की। हाँ, आज तक जैसे मुख्य रिसर्च जैसे यूरोप और यूएस के अंदर होती है कि किस कारण से पाया गया कि बच्चों के अंदर ये समस्याएं होती है। तो एक सबसे कॉमन समस्या जो अपन इग्नोर हो जाती है कई बार भारत के अंदर, वो होती है कई तरह के दौरे। दौरे बहुत प्रकार के होते हैं। अपने को लगता है कि दौरे सिर्फ जमीन पे गिर जाना, झाग आना या झटके आना, उस तरह के दौरे सिर्फ 30 और 40% बच्चों के अंदर होते हैं। 60% दौरों के अंदर झटके नहीं आते। अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तरीके के दौरों को बोलते हैं एब्सेंस एपिलेप्सी। एब्सेंस एपिलेप्सी में बच्चा सिर्फ हवा में घूरता है 10 सेकंड और खत्म। आपको पता ही चलेगा इतने में दौरे खत्म हो गए। और ये सबसे कॉमन प्रकार के दौरे हैं। और अपने को जो दिखता है वो दिखता यह है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस जो है खराब होती जा रही है। दूसरे तरह के दौरे होते हैं जो सिर्फ रात में आते हैं, जिसमें बच्चे बिस्तर गीला कर देता है, सुबह जब उठता है तो बहुत चिड़चिड़ा होता है, हाथ बहुत दुखने की कंप्लेंट करता है, सर दर्द की कंप्लेंट करता है, और अपने को समझ में नहीं आता कि उसको एक तरह के दौरे हैं। तो ये दौरे एक बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर और भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उनको समझना जरूरी है। कभी भी आपको लगे कि एक्यूटली बच्चे का बिहेवियर चेंज हुआ, बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस चेंज हुई, तो हमेशा दिमाग में सोचना जरूरी है कहीं ना कहीं दिमाग के साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो कैसे इन प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करें, कैसे इनको सही किया जाए? बिल्कुल, जैसे मैंने बात किया था दौरों की, ऐसे स्लीप की अपन को पता है कि 8 घंटे बच्चों को स्लीप बहुत जरूरी है। और यदि हम जैसे स्लीप स्टडी करते हैं, जैसे यूएस में बहुत करते थे, तो पता चलता था बच्चा 8 घंटे में 10, 20, 30 बार उठ रहा है। वो सोता बिस्तर के एक कोने में है, मिलता दूसरे कोने के अंदर है, खराटे लेते रहते हैं, टॉस एंड टॉन करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरह की स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, ये नॉर्मल स्लीप नहीं है। और जब तक अच्छी स्लीप नहीं आएगी, क्वालिटी स्लीप नहीं आएगी बच्चे को, तब तक उसका आईक्यू या डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना वो होना चाहिए। तो कभी भी आपको लगे कि बच्चे में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, इधर इज एकेडमिक की स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, स्लीप, बिहेवियर, सोशलाइजेशन या फिर स्कूल किसी भी तरह का, तो सबसे जरूरी है कि अपने डायरी में लिखना शुरू कीजिए
कि मुझे क्या 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 प्रॉब्लम्स लगी। आपके दोस्तों से बात कीजिए, स्कूल टीचर से बात कीजिए कि उनको भी लगता है क्या कि ये समस्या है। यदि लगता है सबको ऐसी समस्या है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। एक बहुत बड़ा कारण जो पाया गया वो इंडिया के अंदर वो ये है कि अपन ठीक हो जाएगा, बच्चा है ठीक हो जाएगा। यदि आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर अपने किसी डॉक्टर को, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को एक जरूर कंसल्ट कीजिए कि हाँ कुछ ना कुछ समस्या है जिसके लिए मैं अपने बच्चे की मदद कर पाऊँ। राइट, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप उसके बारे में बताएं। यदि आप रिसोर्सेज अवेलेबल बात करें तो जयपुर इज अ गुड सिटी। वी हैव मतलब इटर्नल हॉस्पिटल जहाँ मैं काम करता हूँ, वी हैव डेवलप्ड ए स्टूडेंट डेवलपमेंटल सेंटर। तो स्टूडेंट डेवलपमेंटल सेंटर होता है जिसके अंदर जब भी किसी बच्चे को रेफर किया जाता है स्कूल से या फिर घर से या माँ बाप ही लेके आते हैं तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी हिस्ट्री पूछते हैं उनसे कि भी किस तरह की क्या क्या समस्या है। फिर हम एक फॉर्म भरवाते हैं टीचरों से, स्कूल से, दादा दादी से कि उनको किस तरह की क्या समस्या लग रही है और उसके बेसिस पे अपन काम करते हैं कि क्या हो सकता है। क्या एक तरह के दौरे हो सकते हैं, क्या एक तरह का मूड और बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है, क्या ये किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। डायग्नोसिस इज द की। हमेशा जैसे मेरे प्रोफेसर थे वहां पे न्यूयॉर्क में, वो हमेशा ये कहते थे कि मेडिकल साइंस का सबसे मुश्किल काम है सही कारण का पता लगना। चाहे उसमें समय लगे पर सबसे पहले कारण पता करो, दवाइयां बाद में। एक बार सही कारण का पता चल गया तो ट्रीटमेंट तो गूगल बाबा भी बता देंगे। अरे वाह, बड़ी बात। पर बहुत जरूरी चीज है कि सही कारण का पता लगना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी और है। सही समय से पहले समय अगर हम सही समय रहते पता कर लेते हैं बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे आई एम श्योर इस लाइव को और आगे भी देखेंगे जब ये अवेलेबल होगा बाकी लोगों के लिए। जो रोल होता है फैमिली का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, इनफैक्ट डॉक्टर्स का भी, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सबका एक बच्चे की वेलबींग के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा सवाल है कि भैया हर जने का कितना रोल है। हर जने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ लेक्चर करने के लिए, टीचर्स कहती हैं माँ बाप ऐसे हैं। बच्चों से पूछो, कहते हैं स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कभी अकेले में पूछते तो हमें तो कोई सुनता ही नहीं, हमें तो कोई टाइम नहीं देता। तो ये कि फुटबॉल का गेम सा बन गया है जो हर जना एक दूसरे के पाले में बॉल डालता रहता है। तो इसकी बजाय जरूरत है कि हर जना अपनी जिम्मेदारी समझे। स्कूल या टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उनको लगे कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या पहले से कोई चेंज आया, कुछ भी लगे तो अपने पेरेंट्स को बताए कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कि अपने को बच्चे को हेल्प करनी है। ये नहीं करना कि भैया सब कुछ मोबाइल की वजह से है या टीचर्स की वजह से है। हमेशा उनको एक्सेप्ट करना है, समय देना है, बच्चों को बैठ के बात करनी है बच्चों से कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, देखो अपन क्या सुलझा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को प्रमोट करें। जैसे हमेशा कहते हैं कि द फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टे टुगेदर। बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए समय निकालें, साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करें, साथ में खाना खाएं, वॉक पे जाएं। मैं तो हमेशा कहता हूँ सोने से पहले आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए, आप घर पे चाहे बैठ के योगा कीजिए, कोई भी गेम देखिए, मतलब पर टीवी से दूर आधा घंटा अपनी फैमिली को दीजिए। अपने बच्चों के साथ बैठ करके, अपनी फैमिली के साथ बैठ के आधा घंटा बिना स्क्रीन टाइम के, जो आपको अच्छा लगे, भजन गाना अच्छा लगे, वॉक करना अच्छा लगे, योगा करना अच्छा लगे, पर वो आधा घंटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और मैं तो हमारे घर में तो हम भजन कीर्तन करते हैं आधे घंटे हर शाम में। तो हमने तय किया हुआ है कि कुछ तो समय निकालें अपने लिए, क्योंकि हम दिन भर मोबाइल की स्क्रीन में व्यस्त हो रहे हैं। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अपने राजस्थान की बात करता हूँ, जयपुर से पास ही है कोटा, जहाँ पर पूरे देश भर के बच्चे आते हैं, बहुत राज्यों से बच्चे आते हैं और बहुत पेरेंट्स का सपना होता है कि कईयों को लगता है कि भाई जैसे ही कोटा जाएगा वैसे ही जो है आपकी तरह डॉक्टर बन के आएगा। तो ऐसा होता नहीं है, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। कहते हैं लोग कि सीधा आईआईटी में चला जाएगा, ऐसा होता नहीं है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। वो जो प्रेशर हो रहा है सर, जो आप भी सुन रहे होंगे कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इस साल बहुत जो केसेस हैं सुसाइड के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, सोसाइटी का भी प्रेशर है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, सेल्फ प्रेशर भी है कि भाई मुझे परफॉर्म करना है, इस सबको कैसे हैंडल करें? आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इसका जवाब देंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी टॉपिक है और मेरे को लगता है इसका जितना डिस्कशन किया जाए उतना कम है, क्योंकि एक लाइफ भी लॉस्ट होती है स्टूडेंट की, तो बहुत बड़ा नुकसान है देश का। इतने स्मार्ट बच्चे इतनी मेहनत से इस दूरी तक आए, उसके बाद उसका लॉस होना नहीं पूरी फैमिली के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए लॉस है। तो मुझे लगता है जो सबसे जरूरी चीज है समझना, पहली बात तो ये कि स्ट्रेस और एंजाइटी में दिमाग अच्छा परफॉर्म नहीं करता। आप जितना खुले दिमाग से, जितना खुश होकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो कभी कभी स्ट्रेस के अंदर या परेशान होकर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी खुद की पर्सनल बताता हूँ। जैसे
मैं जब एमबीबीएस में था, पीजी की तैयारी कर रहा था, इतना स्ट्रेस हो गया था, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। स्ट्रेस की दवाइयां लेनी शुरू कर दी ताकि नींद आए, तो और दिमाग हिल गया। अच्छा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ठीक हूँ, जैसा भी हूँ मैं अच्छा हूँ। स्टार्टेड अ नॉर्मल लाइफ। मैं रात को 3 बजे तक नहीं उठूंगा, मैं सुबह 5 बजे उठ के नहीं पढ़ूंगा। जितना मुझे समझ में आया, जितना अच्छे से अच्छा किया, और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्टल में बैठ के पढ़ो, उनको जो अच्छा लगता है करो। ठीक है, एमबीबीएस हो गई, पीजी में हो जाएगा, इस साल नहीं होगा अगले साल हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जितना अपन अपने बच्चों से बात करेंगे, जितना उनको समझाएंगे कि ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। अब किसी भी आज बड़े आदमी को देख लीजिए, मार्क जकरबर्ग से देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, कितनों ने कितनी सक्सेस पाई थी, कितने कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, पर आज दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। राइट। तो कहीं से भी ये क्राइटेरिया दिमाग में नहीं होना चाहिए कि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं हुआ तो लाइफ का अंत हो जाता है। लाइफ चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। हमें तो वहां पे कहते थे, यूएस में कहते थे कि जो ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा काम करते हैं बी और सी ग्रेड स्टूडेंट्स वालों के लिए। जो बी और सी ग्रेड लाएगा वो कंपनी खोलेगा और ए ग्रेड वालों को नौकरी पे रखेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बच्चे से बात कीजिए, रोजाना आधा घंटा जरूर बात कीजिए। हमेशा उसको समझाइए कि वो बहुत अच्छा है, किसी ना किसी कारण के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एक एग्जाम्पल हमेशा कहा जाता है कि भैया सचिन तेंदुलकर को उसके माँ बाप कहते हैं कि बैठ करके पीएमटी कर या आईआईटी कर, तो आज कहाँ पे होता, आज स्ट्रेस में बैठे होते। पर आज वो देश के इतने बड़े सितारे हैं क्योंकि उनको फैमिली ने सपोर्ट किया कि जिस चीज में है उसको समझिए, उस चीज को सपोर्ट कीजिए, पुश नहीं कीजिए। जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। यदि कोटा में नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा, घर में मिलेगा, अपने घर पे मिलेगा। एक यहाँ पर कमेंट भी आया है, ठाकुर अनु जी का, वो कह रही हैं कि इट्स गुड टू वरी अबाउट किड्स, लेकिन एज अ पेरेंट हमें हमेशा उन्हें बताना चाहिए कि आप अच्छा करते रहिए और रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी खत्म नहीं हुई। अगर फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, एक और मौका जो है जिंदगी देती रहेगी। तो इसी तरीके की बात जो आपने कही, वही जो है यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कह रहे हैं और आपकी बात को सराहा भी रहे हैं काफी लोग। सागर जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, और जय जी भी कह रहे हैं कि हमें अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। जाते आते जरा बताएं, अगर आप इटर्नल हॉस्पिटल के साथ जुड़ चुके हैं, आपकी अब तक की यात्रा कैसी रही इटर्नल हॉस्पिटल के साथ? बहुत अच्छी यात्रा रही है, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छा एथिकल काम किया जाता है। जैसे पिछले महीने हमने लगभग 10 बच्चे देखे जिनको दौरे की शिकायत थी। जब हमने उनकी हिस्ट्री ली, सब कुछ एग्जामिनेशन किया, तो पता चला 10 में से 6 को दौरे थे ही नहीं। पिछले हफ्ते एक बच्चा आया दौरे का, उसको पता चला कि ये सब उसकी एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है। तो सही कारणों का पता करना, मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अपन को लगता है कि अपन इलाज कर रहे हैं, बहुत इलाज कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा। तो एक मेजर कारण ये भी हो सकता है कि अपन जिस चीज का इलाज कर रहे हैं वो बीमारी हो ही ना। राइट। तो आपको कारण पता करना होगा और उसके लिए ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलना होगा, और जिस हॉस्पिटल में है वैसे हॉस्पिटल में जाना होगा, इटर्नल हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। और आपके पास में कोई भी सवाल हो, अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो बेझिझक आप डॉक्टर अजय गोयनका साहब से कनेक्ट कर सकते हैं। इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में आप पोस्टेड हैं और बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है जीवन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ये स्वस्थ कर चुके हैं और बहुत सारी समस्याओं को जो थी नहीं उनको बता चुके हैं कि कोई समस्या नहीं, आपको टेंशन लेनी है, आपको मस्त रहना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपके इस एक्सपीरियंस से, आपके जो अब तक की हमारी बातचीत है, आई एम श्योर काफी लोगों ने काफी कुछ समझा होगा। वंस अगेन थैंक यू। आप सुनते रहिए माय एफएम, जहां हम आपको अच्छा अच्छा सुनाते रहेंगे और हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखते रहिए नई कहानियां। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप और हम जुड़ेंगे, जिसमें आप और मैं, सिर्फ आप और मैं बातचीत करेंगे। आपकी और भी कोई बातचीत जो मुझसे अधूरी रहेगी उसके लिए अगली लाइव का इंतजार कीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।